आज हम बात करेंगे ओपन मार्केट ऑपरेशंस के मेथड के बारे में। इसके पूरे मैकेनिज्म के ऊपर हम ऑलरेडी एक वीडियो बना चुके हैं। आप प्लीज उसको समझिए और फिर इस मेथड वाले वीडियो पर दोबारा आइए। टू प्रिंसिपल मोटिव्स ऑफ ओपन मार्केट ऑपरेशंस। ओपन मार्केट ऑपरेशंस के मेन उद्देश्य क्या हैं? The first motive of OMO is considered to influence the reserves of commercial banks. अब ये ओपन मार्केट ऑपरेशंस करता कौन है? सेंट्रल बैंक। सेंट्रल बैंक का ये मॉनेटरी पॉलिसी का रूल है कि उसने क्या करना है? कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स को बढ़ाना है या कम करना है। सेंट्रल बैंक पहले पूरी कंट्री की सिचुएशन को मॉनिटर करता है और फिर अपनी पॉलिसी में ये देखता है कि इस समय पर कंट्री के लिए कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स को बढ़ाना फायदेमंद है या कम करना फायदेमंद है। तो हमारा मेन मुद्दा ये रहता है कि टारगेट सेंट्रल बैंक किसको कर रहा है? कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व्स को। इसके करने के पीछे क्या कारण है? अल्टीमेटली द मोटिव इज टू कंट्रोल द पावर ऑफ क्रेडिट क्रिएशन ऑफ द कमर्शियल बैंक्स। अल्टीमेटली मेन टॉपिक क्या है? सेंट्रल बैंक का मेन उद्देश्य ये जो कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट क्रिएट करता है उसकी पावर को कंट्रोल करता है सेंट्रल बैंक ओएमओ के द्वारा। जो क्रेडिट क्रिएशन कमर्शियल बैंक कर रहा है उसकी पावर को असली में मैजिक वैंड किसके पास है? सेंट्रल बैंक के पास। तो वो आरबीआई इसको रूल करता है। तो पहला मुद्दा हमारा हो गया कमर्शियल बैंक्स के रिजर्व पे नजर रखना, उसको कम करना बढ़ाना, और कमर्शियल बैंक्स के क्रेडिट क्रिएशन को उसको ऑल्टर करना, बढ़ाना, स्क्वीज करना या एक्सपैंड करना, वो भी आरबीआई नजर रखता है। दूसरा उद्देश्य क्या है? सेकेंड मोटिव ऑफ ओएमओ इज टू अफेक्ट द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। अब जो आरबीआई है वो ओएमओ के द्वारा क्या करने की कोशिश करता है? मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट को अफेक्ट करता है। अपनी मनमर्जी से चलाने के लिए वो मार्केट में उतरता है और इसको इन्फ्लुएंस करता है। इसके पीछे क्या कारण है? अल्टीमेटली द एम इज टू कंट्रोल द कमर्शियल बैंक क्रेडिट। यहां पर जो वो कर रहा था उसका मुद्दा भी यही था, कमर्शियल बैंक्स के क्रेडिट क्रिएशन पे हाथ लगाना, और यहाँ पर भी कमर्शियल बैंक्स के क्रेडिट क्रिएशन के ऊपर हाथ रखना अपनी मर्जी सेंट्रल बैंक ने मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू चलाना है, और यही ओएमओ के मुख्य उद्देश्य हैं। देखिए अब मेथड कैसे काम करता है। मान लीजिए हमारी कंट्री में इन्फ्लेशन चल रही है। लेट अस अज्यूम दैट देयर इज इन्फ्लेशनरी प्रेशर इन द कंट्री, महंगाई बढ़ रही है। The central bank now wants to control this inflationary pressure. अब उसका मेन एम क्या है कि इस इन्फ्लेशन के ऊपर मैं रोक लगा दूं। Hence, the central bank wants to control the expansion of credit by the commercial banks. जैसे हमने पिछली स्लाइड में बताया। तो अब आरबीआई ये चाहेगा कि क्योंकि इन्फ्लेशन है कंट्री में तो ये कमर्शियल बैंक्स क्रेडिट को एक्सपैंड ना करें, ज्यादा उधारी ना दें, उसकी उधारी पर रोक लगानी है। अब हमने कैसे? Let us further assume that the central bank sells the government securities worth 10 करोड़। तो जब भी इन्फ्लेशन होता है सेंट्रल बैंक ओएमओ के द्वारा मार्केट में आता है और ये जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज और बॉन्ड्स हैं उसको बेच देता है। तो अभी हमने क्या अज्यूम किया कि 10 करोड़ की ये सिक्योरिटीज बेच दी गई सेंट्रल बैंक के द्वारा। The public pays the central bank by way of checks drawn against the commercial banks. अब ये खरीदा किसने? सेंट्रल बैंक ने बेचा, खरीदा पब्लिक ने। पब्लिक पैसा देगी सेंट्रल बैंक को, कैसे देगी? कैश तो नहीं देगी, चेक देगी। चेक किसके कहां से आएंगे? वो चेक जो है वो कमर्शियल बैंक पर ड्रॉ किए गए हैं। तो जो पेमेंट पब्लिक कर रही है वो चेक के द्वारा 10 करोड़ की पेमेंट सेंट्रल बैंक को दी जाएगी। Obviously, the cash ratio of commercial banks will be affected. कमर्शियल बैंक्स को अपने रिजर्व्स में से 10 करोड़ रुपया निकाल के देना पड़ेगा, तो उसकी कैश रेशियो जो है वो अफेक्ट हो जाएगी। Now the cash ratio of commercial banks will go down by 10 करोड़. As I told you, 10 करोड़ से उसका cash ratio कम हो जाएगा. Hence, commercial banks are automatically forced to curtail or reduce their lending. इस वजह से commercial banks ने जो आगे उधार देने थे वो 10 करोड़ से कम हो गए, और आरबीआई अपने मुद्दे में, अपने उद्देश्य में कामयाब हो गया कि कमर्शियल बैंक्स के क्रेडिट एक्सपेंशन पर 10 करोड़ जितनी रोक लगा दी गई। आगे बढ़िए।
Let us assume initially that commercial banks have the assets valued 1000 crores. हम ये मान के चलते हैं कि commercial banks के पास मान लीजिए assets जो हैं net value अभी 1000 करोड़ का asset है और जो cash deposit ratio है वो 10 बताई गई है आपको. इसका मतलब 1000 crores gets split in 100 crores cash and 900 crores as loans or deposits. तो ये तो रूल है कैश डिपॉजिट रेशियो का कि अगर 1000 करोड़ के एसेट हैं कमर्शियल बैंक्स के पास तो क्योंकि डिपॉजिट रेशियो 10 है तो 100 तो वो रखेगा डिपॉजिट रेशियो और 900 करोड़ रुपए के जो लोन है उसके लिए 900 करोड़ रुपया रखा जाएगा लोन और डिपॉजिट के लिए. Therefore, when the central bank sells the securities worth 10 crore, तो जब सेंट्रल बैंक ने 10 करोड़ की सिक्योरिटीज बेच दी, the cash is reduced by 100 crores. कैश कितना कम हो जाएगा 100 because the ratio is 10. Hence the amount of cash which now remains with the commercial banks is 900 crores. तो अब उसके पास कितना बचा 900 करोड़ बचा. The reduction in the cash holdings of the commercial banks will automatically cause a decrease in the supply of bank money. क्योंकि उसके यहां से पैसा कम हो गया तो जो सप्लाई बैंक मनी जो कमर्शियल बैंक्स के पास था वो ऑटोमेटिकली कम हो गया. इस फिगर में हम बता रहे हैं कि बैंक मनी इज शोन ऑन द एक्स एक्सिस, ये आपका बैंक मनी दिखाया जा रहा है एंड द इंटरेस्ट रेट इज शोन ऑन दिस वाई एक्सिस. एस कर्व इज द सप्लाई कर्व ऑफ द बैंक मनी. इनिशियली ये है हमारा एस कर्व जो क्या शो कर रहा है हमारे कमर्शियल बैंक्स की सप्लाई कर्व ऑफ द बैंक मनी. उसके पास इतना बैंक मनी है. Now S curve shifts to S dash, which means that the decrease in the supply of bank money from point B to point A given the rate interest R. तो अभी क्या हुआ क्योंकि लोगों ने पेमेंट दी चेक्स के थ्रू तो कमर्शियल बैंक्स के पास पैसा कम हुआ तो जो इनिशियली ये सप्लाई कर्व था हमारा वो S1 पर आ गया. पॉइंट बी पर जितना बैंक मनी था वो पॉइंट ए पर आ गया. ये रिडक्शन हो गई, सप्लाई कर्व अंदर की तरफ आ गया, उनके पास कम हो गया पैसा. इसी रेट ऑफ इंटरेस्ट को मानते हुए चलते हैं. हमने इस ग्राफ में एज्यूम किया कि इंटरेस्ट रेट आर ही रहा. ओके, आगे बढ़िए. अब आ गया हमारा रिसेशन की बारी. अभी हमने पिछली स्लाइड में इन्फ्लेशन की बात करी. Now when there is recession, the central bank aims at expansionary policy. तो अब सेंट्रल बैंक ने जो जो इन्फ्लेशन के समय किया था उसका बिल्कुल विपरीत रिसेशन के टाइम पे करेगा. सेंट्रल बैंक क्या चाहेगा एक्सपेंशनरी पॉलिसी. वहां पर उसने उसके क्रेडिट क्रिएशन को स्क्वीज करना चाहा, दबाना चाहा, अब उसको बढ़ाना चाहेगा, एक्सपैंड करना चाहेगा. तो क्या करेगा वो द सेंट्रल बैंक विल परचेज द गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फ्रॉम द होल्डर्स ऑफ सच सिक्योरिटीज. तो जिनके पास वो सिक्योरिटीज हैं सेंट्रल बैंक ओएमओ के थ्रू मार्केट में आएगा और वो सिक्योरिटीज खरीद लेगा. द सेंट्रल बैंक विल पे द सेलर्स थ्रू द चेक्स. तो जब वो सिक्योरिटीज खरीदेगा तो पैसे सेंट्रल बैंक को देने पड़ेंगे. वो कैसे पेमेंट करेगा चेक के द्वारा करेगा. Public will deposit these checks in their respective accounts with the commercial banks. तो जब सेंट्रल बैंक ने चेक दे दिया, किसको दिया पब्लिक को दिया, तो लोग वो चेक लेकर कमर्शियल बैंक में डिपॉजिट कर देंगे. उससे क्या होगा एज ए रिजल्ट द कमर्शियल बैंक्स अंडरगो इंक्रीज इन देयर बैलेंस. इट्स अ वेरी ऑटोमेटिक थिंग कि जब चेक डिपॉजिट होंगे तो कमर्शियल बैंक्स का जो रिजर्व है उनका बैलेंस है वो ऑटोमेटिकली उतने से बढ़ जाएगा. आगे बढ़िए. Therefore, the supply curve of the bank money shall shift from S to S2. अब क्या होगा उल्टा हो जाएगा. हमने देखा इन्फ्लेशन के टाइम पे ये जो सप्लाई कर्व था वो यहाँ आ गया था S1. लेकिन अब रिसेशन के टाइम पे जब पैसा खुला आया मार्केट में तो ये जो सप्लाई कर्व है ये S से S2 पर चला गया. It is evident that the supply of the bank money moves from B to C. ये हमने देखा कि बैंक मनी की ये जो सप्लाई थी पॉइंट बी पर थी और अब ऑटोमेटिकली पॉइंट सी पर आ गई. एस कर्व S2 से शिफ्ट हो गया. एज अ रिजल्ट द बैंक विल नाउ लेंड मोर मनी एट द गिवन रेट ऑफ इंटरेस्ट. क्योंकि उसकी सप्लाई पैसे की बढ़ गई है तो वो उतने ही ब्याज पर ज्यादा पैसा लोन में देगा. और यही सेंट्रल बैंक चाहता था कि कमर्शियल बैंक की क्रेडिट क्रिएशन जो है वो बढ़ जाए रिसेशन को दूर करने के लिए और वो ऐसा ही हुआ. ये है हमारा मेथड जिससे सेंट्रल बैंक
हमारी कंट्री की सिचुएशन को देखते हुए काम करता है। आगे बढ़िए। नाउ OMO has direct influence on the market rate of interest. तो ये जो डायरेक्ट उसका प्रभाव है OMO का, वो मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पड़ता है। ड्यू टू OMO द सप्लाई ऑफ मनी चेंजेस, हमने आपको बताया इन्फ्लेशन में भी और रिसेशन में भी जो सप्लाई ऑफ मनी है वो तो चेंज होती ही होती है, जिससे क्या होता है, दिस इन टर्न चेंजेस द मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट। तो उसका सीधा प्रभाव मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट पर पड़ता है। देखिए, जब सेल ऑफ सिक्योरिटीज करता है सेंट्रल बैंक, उससे क्या हुआ, डिक्रीज इन द सप्लाई ऑफ बैंक मनी हो गया, कमर्शियल बैंक्स की बैंक मनी कम हो गई, जिससे क्या होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ जाएगा। ओके, और उसके बिल्कुल उलट, जब सेंट्रल बैंक ने सिक्योरिटीज परचेज करी, उससे क्या हुआ, इंक्रीज इन द सप्लाई ऑफ बैंक मनी हो गया, बैंक्स के पास ज्यादा पैसा आ गया, जिससे क्या होगा, मार्केट रेट ऑफ इंटरेस्ट कम हो जाएगा। तो आज का हमारा आर्टिकल यही खत्म होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपको कोई भी डाउट हो तो आप प्लीज कमेंट सेक्शन में जरूर पूछ सकते हैं। आपको कोई और टॉपिक पर आर्टिकल चाहिए तो आप वो भी कमेंट सेक्शन पर लिख सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे सेफ, स्टे ब्लेस्ड।